प्यारे बच्चों, स्वागत है। प्रीवियस लेसन में हमने लोकसभा और राज्यसभा जो भारतीय संसद के दो सदन है उनकी रचना के बारे में, कॉम्पोजिशन के बारे में देखा। हमने देखा कि गणपूर्ति और कार्यकाल उसका क्या रहता है, अध्यक्ष और उसके उपाध्यक्ष के संदर्भ में पढ़ा। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम इस चैप्टर का लेंगे और वो है संसद की कार्य और शक्तियाँ। संसद के दो सदन हैं, आपको मालूम है, लोकसभा और राज्यसभा। अब इन दोनों की हम शक्तियाँ अलग अलग नहीं बल्कि इकट्ठी देखेंगे, कंपैरेटिव स्टडीज़ की करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन इसका करेंगे कि कौन सा सदन ज़्यादा शक्तिशाली है, लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है या राज्यसभा ज़्यादा शक्तिशाली है। बाद में मुझे आपने ये रिप्लाई भी करना है जब हम ये सब कुछ देख लेंगे कि किन मामलों में लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली और कहाँ पर राज्यसभा लोकसभा की तुलना में ज़्यादा शक्ति रखता है। तो सबसे पहले जो है वैधानिक शक्ति है। वैधानिक शक्ति का अर्थ हो गया विधान से संबंधित, कानून से संबंधित शक्ति। तो कानून निर्माण की जो शक्ति है उसमें दोनों सदनों को वैसे तो बराबर की शक्ति प्राप्त है कानून बनाने की पहल के बारे में। कानून निर्माण संबंधी पहल जो होती है वो किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। कानून निर्माण संबंधी जो बिल होता है उसको हम बिल कहते हैं, वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन उस बिल का दोनों सदनों में पारित होना जो हो वो आवश्यक होता है। कोई भी कानून तब निर्मित होता है जब दोनों सदन उसको स्वीकार करें। लेकिन यदि दोनों सदनों में कोई मतभेद पैदा हो जाता है, मतभेद का अभिप्राय है कि लोकसभा ने मान लो किसी कानून को बनाने की स्वीकृति दे दी लेकिन राज्यसभा ऐसा करने से इनकार करता, उन्हें लगता है कि ये कानून बनाना उचित नहीं है, या वाइस वर्सा हो जाए, एक सदन पारित कर दे दूसरा मना कर दे, तो उसको हम कहते हैं मतभेद की स्थिति। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है, दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, इकट्ठे दोनों सदनों की बैठक बुलाई जा सकती है। अब इसमें क्या होता है, आपको मालूम है लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की तुलना में अधिक है, इसलिए लोकसभा अधिक शक्तिशाली हो जाता है, लोकसभा का पलड़ा भारी होता है। तो वैधानिक शक्ति में हमें क्या मालूम हुआ, हमें ये मालूम हो गया है कि लोकसभा राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, सिर्फ उस स्थिति में यदि दोनों सदनों में मतभेद पैदा हो जाता है। अब दूसरी शक्ति इसकी देखते हैं और वो है वित्तीय शक्ति। जो वित्तीय शक्ति है इसमें निश्चित तौर पर लोकसभा राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि किसी भी वित्त विधेयक को पहले केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। वित्त विधेयक होता है जो धन संबंधी विधेयक होता है, धन के आदान प्रदान लेन देन से जिसका संबंध होता है, जैसे बजट हमारा होता है जिसमें कीमतों को बढ़ाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, टैक्सेस इम्पोज किए जा सकते हैं। ऐसे बिल केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं और राज्यसभा में वो जाते हैं लोकसभा में पारित होने के बाद, लेकिन केवल सुझाव और सिफारिशों के लिए। राज्यसभा अपना सुझाव दे सकती है कि इसमें ये गड़बड़ी है, इसको ऐसा किया जाए, और ये सलाह और सिफारिश इसको केवल 14 दिन के भीतर देनी होती है। अगर 14 दिन तक राज्यसभा वित्त विधेयक को पारित ना करे तो ये उसी रूप में पारित माना जाता है जिस रूप में लोकसभा ने इसे पारित किया। हाँ, अगर सुझाव और सिफारिश राज्यसभा देती है तो उस सुझाव और सिफारिश को मानना या ना मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। तो यहाँ हमें क्या कंक्लूज़न निकलकर सामने आता हुआ नज़र आता है कि यहाँ भी लोकसभा राज्यसभा की तुलना में बेहद शक्तिशाली है, बल्कि काफ़ी शक्तिशाली है। वित्तीय मामले में, वित्तीय शक्ति में राज्यसभा के पास कोई विशेष शक्ति नहीं है, ना तो वहाँ वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है और ना ही ये लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को रिजेक्ट कर सकती है। अब तीसरी शक्ति, संवैधानिक शक्ति।
संवैधानिक शक्ति का मतलब हो गया संविधान में संशोधन करने की शक्ति, और संशोधन का अर्थ होता है कि संविधान में कोई चीज़ जोड़ देना या पुरानी जो यूजलेस चीज़ हो गई है उसको हटाना। तो संविधान में यदि कोई परिवर्तन करना हो जिसको संशोधन कहा जाता है, वो संशोधन करने संबंधी पहल, संशोधन करने संबंधी विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में प्रस्तुत हो या राज्यसभा में, लेकिन दोनों सदनों द्वारा उसका पारित होना अनिवार्य होता है। वो संविधान में संशोधन तभी मान्य होता है यदि लोकसभा भी पारित करे, स्वीकार करे उसको, और राज्यसभा भी स्वीकार करे। इस प्रकार से दोनों सदन संवैधानिक संशोधन के मामले में बराबर की शक्ति रखते हैं, ये याद रखना है। संवैधानिक संशोधन में मान लो लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने इनकार कर दिया, तो संयुक्त बैठक नहीं होती है। संयुक्त बैठक कहाँ होती थी? वैधानिक शक्ति के विषय में, कानून बनाने के विषय में। संविधान में संशोधन करने के मामले में कोई भी संयुक्त बैठक नहीं होती है, तो दोनों बिल्कुल बराबर की शक्ति रखते हैं। अगली इम्पॉर्टेंट शक्ति फिर से है, वो है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति में हम क्या देखते हैं कि किसी को पद से हटाना हो। संसद देखो, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको पद से हटा सकती है। लेकिन राष्ट्रपति हो गया, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध अगर प्रस्ताव लाना है, जिसको महाभियोग का प्रस्ताव हम कहते हैं, आप पहले ही पढ़ चुके हैं इसको, तो वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। मीन्स इनको हटाने की पहल लोकसभा भी कर सकती है, राज्यसभा भी कर सकती है। देखो, इनको हटाया तभी जाता है अगर इन्होंने संविधान के विरुद्ध कोई कार्य किया हो। संविधान ने जो इनको शक्तियां दी है उसका उल्लंघन करके इन्होंने कोई कार्य किया हो, अदरवाइज इनको हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात जो याद रखनी है कि जो उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग का प्रस्ताव है, जिसको हम दोष प्रस्ताव भी कहते हैं, वो केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इसका अभिप्राय है लोकसभा उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल नहीं कर सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल केवल राज्यसभा द्वारा की जा सकती है। दोष उसके विरुद्ध केवल राज्यसभा ही लगा सकती है, तो ये याद रखना है। इसके बाद एक और शक्ति हमारी रहती है, अंतिम शक्ति है, वो है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। हमारे देश में कार्यपालिका दो तरह की है, एक राष्ट्रपति है, नाम मात्र कार्यपालिका, और दूसरा होता है मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला मंत्रिमंडल, वास्तविक कार्यपालिका। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं वास्तविक कार्यपालिका की। और कार्यपालिका संबंधी शक्ति का अर्थ हो गया कि मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री पर नियंत्रण रखना, वो अपनी मनमानी ना कर सके। तो इस मामले में दोनों सदन कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। उसके लिए वो कैसे करते हैं? एक तो प्रश्न पूछ सकते हैं वो, लोकसभा भी राज्यसभा भी अपनी बैठक के दौरान मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपने ये कानून कैसे बनाया, क्यों बनाया या क्यों नहीं बनाया, या देश की कोई समस्या है उसका समाधान आपने क्यों नहीं किया, उसके लिए कोई कानून क्यों नहीं बनाया, देश में महंगाई क्यों बढ़ रही है, देश का विदेशी संचालन, विदेश नीति क्यों फेल हो रही है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। या कोई कार्य ना किया हो, फेलियर हो गवर्नमेंट की, ये प्रश्न लोकसभा भी पूछ सकती है अपनी बैठक में मंत्रियों से, और राज्यसभा भी पूछ सकती है। इसके अलावा वाद विवाद भी करते हैं ये। कार्यपालिका के साथ वाद विवाद होते हैं, जैसे बहुत सारे कानून बनते हैं, उन कानूनों के विषय में क्या होता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने तर्क दे सकते हैं। हो सकता कोई ऐसा कानून हो जिसके बारे में विपक्ष को लगे कि ये अच्छा कानून नहीं है, तो वो बहस कर सकती है, ये अधिकार है उनका। इसके द्वारा वो सरकार की कमियां सामने लाती है। इसके अलावा सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन ये केवल लोकसभा द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ ये याद रखना है आपने कि जो ये सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव है, यदि ये पारित हो जाता है
तो सरकार को त्यागपत्र देना होता है। तो ये केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इस तरह से कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में भी लोकसभा राज्यसभा की तुलना में ज़्यादा शक्तिशाली है। कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए एक दो तरीके और होती है। एक होता है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करना, कि सरकार का ध्यान किसी विशेष समस्या की ओर आकर्षित करना। जैसे आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, अगर विपक्ष को लगता है कि सरकार इस विषय में कुछ नहीं कर रही है, तो जब बैठक होती है तो सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने के लिए वो प्रस्ताव ला सकती है। तो ये सरकार की संसद की शक्तियों के विषय में आपने पढ़ा। थैंक